Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 29th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding हाँ, स्टेट्स कैन अप्लाई टू यूजीसी। अभी क्या हुआ था कि आपको पता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो हम कह रही थी कि हम जो अपने बच्चों को फाइनल ईयर में जो थे उनको प्रमोट कर देंगे, उनसे एग्जाम नहीं लेंगे। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ये बोला है कि जो एक ही एक्ट है, हम सबको पता है डिजास्टर रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसी के थ्रू सारा काम हो रहा था। तो ये बोला गया है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके में अंदर ये पावर है ही नहीं कि हम किसी को प्रमोट कर सकें। तो स्टेट्स के अंदर ये वाली पावर है ही नहीं कि वो बच्चों को प्रमोट कर सकें। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्ट में ऐसी कोई पावर मिली नहीं है। तो ये बोला गया कि बच्चों को प्रमोट मत करो, आप यूजीसी को बोल दो कि आप हमें आगे की डेट्स दे दो तो हम आगे एग्जाम करा लेंगे। यूजीसी आपको पता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सारी यूनिवर्सिटी को ग्रांट करता है। तो ये बोला गया। तो बस आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, उसमें प्रमोशंस की कोई पावर नहीं है स्टेट्स को। स्टेट्स प्रमोट नहीं कर सकते अपने बच्चों को, बस आपको ये ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, जो सेमेस्टर एग्जाम है। कोई ये मत समझ लेना है जेई और नीट वाला जो फैसला है। जेई नीट वाला जो वो चल रहा है केस में, जो हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अब ये क्या हुआ है, जो जम्मू कश्मीर आपको पता है, तो वहाँ पे अभी दोनों के फंक्शन डिसाइड कर दिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के भी और हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम बोलेंगे उनके भी। तो हमें बस इन दोनों के फंक्शन याद रखने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने 4 फंक्शन इसमें दिए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन चारों पे रोल करेगा, उस पर सीएम का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। तो कौन से 4 रोल दिए गए हैं? एक तो इसमें दिया गया ऑल इंडिया सर्विस, आप लिखते जाइए ऑल इंडिया सर्विस, एक पुलिस, एक पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को जो मेंटेन करना है, एक एंटी करप्शन। ये 4 चीजें जो है वो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई हैं, ऑल इंडिया सर्विस, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और एंटी करप्शन। इसमें 2 ए हैं 2 पी हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, या ऐसे शॉर्ट में पाप, पाप से आप याद रख सकते हैं, पाप से पुलिस, एंटी करप्शन, ऑल इंडिया सर्विस और पब्लिक ऑर्डर। तो पाप है जो सॉरी पाप है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया, तो 4 फंक्शन है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या दिए गए? जितनी भी चीजें छोड़ के, जो ऑल इंडिया सर्विस से छोड़ के जो भी चीजें रह जाएंगी, टैक्स से रिलेटेड जो भी चीजें रह जाएंगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज होंगी, या कोई ड्राफ्ट करना है लेजिस्लेशन, कोई लॉ बनाना है, वो सब चीज होंगी। तो इन चारों चीजों को छोड़ के जो भी चीज होंगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम को दी गई है। पहली बात तो ये, अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई बात पे इन दोनों की रजामंदी नहीं बनती है, तो उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोला गया। ये जो जितनी बात हुई है कैसे हुई है, ये रूल्स के थ्रू हुई है। कौन सा रूल है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। एक कमेटी भी होती है, आपको पता होगा, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कमेटी भी होती है। लेकिन ये जो बनाया गया है, जो डिफरेंशिएट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के लिए, इस रूल्स के थ्रू किया गया है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के थ्रू। लेकिन आपको ध्यान होगा ये जितना केस है ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि दिल्ली वाले केस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सीएम। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया कि इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सीएम का डिसीजन माना जाएगा। तो दिल्ली के केस में सीएम का डिसीजन माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बोल दिया था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए कि बाद में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए पहले से इन्होंने रूल्स में लिख दिया कि अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो जम्मू कश्मीर में हुआ है ये शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आप सोचिए जो सीएम है वो पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा है, तो उसकी बात ज्यादा माननी चाहिए। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तो अपॉइंट किया जाता है थ्रू द सेंटर। तो हो सकता है अभी इसलिए रखा हो, बाद में शायद ये रूल चेंज कर दें, क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ इंस्टेबिलिटी है, तो सेंटर ने ज्यादा पावर इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई। लेकिन होना यही चाहिए कि ज्यादा पावर जो है वो सीएम के पास होनी चाहिए, क्योंकि सीएम जो है वो पब्लिक के द्वारा चुना गया, पब्लिक ने चुना है। तो पब्लिक जो चुनेगी उसका सीएम ही कर सकता है, सीएम हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। पर कोई बात नहीं, इतना हमें डिटेल में नहीं जानना भाई, मेरा पब्लिक ओपिनियन है, कोई ऑफेंड नहीं होना। तो और ये अभी जो जानना है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, बस आपको इसमें यही जानना है और कुछ नहीं जानना है। ज्यादा पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई है इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर कोई दिल्ली के केस में पूछ लेता तो ज्यादा पावर जो है सीएम के पास है। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सीएम की बात मानी जाएगी। जो दिल्ली बना वो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बना, आपको पता है 239 AA आर्टिकल है जो एनसीटी ऑफ दिल्ली को घोषित करता है। ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिल्ली बना है। तो बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, टारगेटिंग हाजीबुल्ला। तो अभी आपको पता है ये जो इजराइल है इसने अभी टारगेट करना शुरू कर दिया हजबुल्ला को। तो हजबुल्ला जो मिलिटेंट ग्रुप है वो है लेबनान का। लेबनान, ये ध्यान रखिएगा, लेबनान, लेबनान ये वही जगह है जहाँ अभी वो फट गया था, एक जो हमारा बहुत सारा जो कौन सा एक था यार दिमाग से उतर गया, एक केमिकल था जिससे बहुत बड़ा धमाका हो गया था, बेरूत में हुआ था, जगह मेरे को ध्यान है वो
कैलकुल का नाम ध्यान नहीं है, सॉरी कोई बात नहीं। चलिए आपके लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि हजीबुल्लाह जो है वो लेबनान के मिलिट्री लोग हैं, मतलब ये टेररिस्ट घोषित किए जा चुके हैं बहुत सारी जगहों के द्वारा तो, और ये शिया लोग हैं। मेनली जो प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में, अगर कोई भी मेनली मोजर पूछता है तो प्रॉब्लम आती है हमेशा शिया सुन्नी वाली। तो यहाँ यही हो रहा है, लेबनान को सारा पैसा जो दे रहा था वो दे रहा था ईरान। ईरान भी एक शिया कंट्री है, और जो लेबनान में हिजबुल्लाह ये भी शिया लोग हैं। तो ईरान जो है वो सीरिया के थ्रू लेबनान में पैसा देता है, सारा लॉजिस्टिक्स देता है, वेपन देता है। इसलिए इन तीनों का गठबंधन देख के, लेबनान, सीरिया और ईरान का गठबंधन होता देख जो इजराइल है वो थोड़ा डर गया है, तो इजराइल इसलिए इधर हमला कर रहा है। मेनली चीज ये, तो आपको ऐसा रफली ध्यान रखना है। तो इजराइल जो है वो आसानी से गाजा स्ट्रिप में तो हमला कर देता है। गाजा स्ट्रिप आपको ध्यान है ना, ये पैलेस्टीन वाला एरिया, ये जो मैं आपको रोज बता चुका हूँ गाजा स्ट्रिप है, तो इसमें तो आसानी से हमला कर देता है। लेकिन लेबनान में हजीबुल्लाह पे हमला इतना आसानी से नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कोयलेशन है, जितना पैसा है वो ईरान इनको दे देता है, लेबनान जो हजीबुल्लाह ग्रुप है थ्रू सीरिया। वही यहाँ चीज लिखी हुई है, देखिए, इजराइल which has bombarded Gaza several times since its 2005 withdrawal from the strip has been careful when it comes to Hezbollah। तो गाजा स्ट्रिप पे तो मजे से इजराइल हमला करता रहता है, लेकिन हजीबुल्लाह पे हमला नहीं कर पाता। देखिए ये मैंने ये फोटो लगाया, मिसाइल ग्रुप है, तो लेबनान जो है वो यहाँ तक मिसाइल मार सकता है इजराइल के। तो देखिए कितनी दूर तक ये मिसाइल आ सकती है इसकी, लेबनान की। इसलिए इजराइल जो है थोड़ा इन लोगों से डरता है, इसीलिए इनको मारने की कोशिश करता है। ये 2005 से फाइट चल रही है, तो आपको बस ये रफली ध्यान रखना है क्या चल रहा है, इतना आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। तो बस ये रफली इसलिए मैंने बता दिया कि पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा हिजबुल्लाह कहाँ के मिलिट्री ग्रुप है, तो ये शिया मिलिट्री ग्रुप है थ्रू लेबनान। हमास पूछ ले, गाजा स्ट्रिप, वो हमास तो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, मैंने आपको बता दिया, हमास भी एक मिलिट्री ग्रुप है। तो बस इतना ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, ये आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी फंडा पे, प्लीज़ फॉलो स्टडी फंडा, देख लीजिए आपकी मत। जो मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है थ्रू एनी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स या कैसा भी, तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है शिवम_त्यागी_std, और जो पढ़ना चाहते हैं, रियली में मेहनत करना चाहते हैं, वो स्टडी फंडा को फॉलो कर सकते हैं। जिनको डाउट है वो दोनों में से कहीं किसी को भी करिए यार, आपका काम हो जाएगा। आपका काम होना चाहिए, मेन बात आपका सिलेक्शन होना चाहिए, फॉलो करें ना करें। नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, मलयालम फिल्म चूजन फॉर मॉस्को फिल्म फेस्टिवल। अभी क्या हुआ, रिसेंटली 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि यूपीएससी में ज़्यादा फिल्म रिलेटेड सवाल नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप जाएँ 2017 से पहले CA/PF के या CDS के पेपर में, उसमें बहुत फिल्म रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। तो हो सकता है इस बार पूछ लें, इसलिए हमें याद रखने ज़रूरी है। तो एक मलयालम फिल्म है जिसको चूजन किया गया है मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के लिए। इसका नाम याद रखिएगा, मध्या थिरुवनंतपुरम। यार आप अपनी तरफ से याद कर लीजिएगा, या नाम लिख रहा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। इसको चुना गया फॉर मॉस्को फिल्म फेस्टिवल। इसमें ये दिखाया गया ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो दिखाया गया। अच्छा, ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको एक उसमें भी मिलता है ना, एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम में आपने सुना होगा जताका पेंटिंग्स के बारे में, सुना है? जताका पेंटिंग में दिखाया गया एक डियर जो होता है उसको हंट कर देता है किंग। तो जटाका पेंटिंग्स में भी दिखाया गया ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जटाका पेंटिंग्स आपको पता होगा ना किसके बोधिसत्वा के टाइम पे आई थी यार। ये तो सब आपका पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का तो रिवाइज करते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं जटका पेंटिंग्स भी। तो द नेक्स्ट न्यूज़, NHRC नोटिस दे दिया है जम्मू कश्मीर के DGP को, वो ट्वीट्स ऑन एनकाउंटर। तो अभी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनको नोटिस दे दिया है, जो जम्मू कश्मीर के DG उन्होंने कुछ बोल दिया था ट्विटर पे। तो हमें इतना जानना नहीं है, हमें NHRC वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम UPSC से क्वेश्चन सवाल कर चुका है। तो NHRC जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के थ्रू बनती है। तो NHRC का एक्ट है 1993 का, इसके थ्रू बनी है। ये वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स का। ये देखिए UPSC 4 बार पूछ चुका, मैं बोल रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें कंफ्यूजन इतना रहता है। मैं आज आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। और रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी हो गया था, थोड़े चेंजेस आए थे, तो यहाँ चेंज करके ही मैंने एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है। इस बार बिल्कुल करेक्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं। तो इसमें कंपोजिशन में 5 चेयरमैन होता है और 5 अदर मेंबर होते हैं। एक तो चेयरमैन और 5। तो चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन होगा रिटायर्ड CGI होगा, जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या तो रिटायर्ड CGI हो सकता है या जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। और ये 5 लोग में कौन होगा? एक तो रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, 3 ऐसे लोग होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी अबाउट ह्यूमन राइट्स। तो वही यहाँ लिखा है, रिटायर्ड CGI जज होगा सुप्रीम कोर्ट होगा चेयरमैन, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CGI ऑफ हाई कोर्ट, और 3 ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स की। ये जो 5 लोग हैं, जो मैंने बताया C+5, इन 5 में से एक तो है वो महिला होनी चाहिए, वोमेन होनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये इसमें एक्सेप्शन है कि C+5 में जो 5 है उनमें से एक जो है वो एक महिला होनी चाहिए। 5 में से भी कौन? जो 3 है।
दो तो अपने निकल गए, जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको हटा दो। जो 3 लोग एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं उनमें से 3 में से एक जो होगी वो महिला होगी, तो 5 का भी 3। तो आप रफली ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 3 जो ज्यूरिस्ट लोग हैं उनमें से एक महिला होनी चाहिए, तो बस आपका काम हो जाएगा। वैसे ओवरऑल ये नहीं पूछा जाएगा कि 3 में से होनी चाहिए, ये पूछा यही जाएगा टोटल 5 में से। चलिए आप अपने सहूलियत के हिसाब से याद कर लीजिएगा, ये कंपोजिशन यहाँ लिखा हुआ है। फिर ये जो मेंबर है C+5 ये तो चूज करे जाते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर भी हैं 7 एक्स ऑफिसियो मेंबर हैं। एक्स ऑफिसियो किनको बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो बोलते हैं कि उस पद पे गए और आप अपने आप इसके मेंबर बन गए। कौन कौन से पद हैं? तो चेयरपर्सन जो होगा माइनॉरिटीज का, अगर जो कोई भी बंदा हो जो चेयरपर्सन होगा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का, वो इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन बन जाएगा NHRC का। तो ऐसे कौन कौन है? 7 लोग। ऐसे नेशनल कमीशन फॉर ST वोमेन, बैकवर्ड क्लास, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और चीफ कमिश्नर और पर्सन विद डिसेबिलिटी। 7th पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, जो चीफ कमिश्नर होता है डिसेबल्ड पर्सन का, वो भी इसका एक्स ऑफिसर मेंबर होता है। एक्स ऑफिसर वो होता है कि आप उस पद पे गए तो आप अपने आप इसके मेंबर बन गए, इनको चूज नहीं किया जाता है। लेकिन C+5 वाले जो मैंने ऊपर बनाया इनको एक कमिटी चूज करती है, उस कमिटी को ही मैं बताऊंगा। लेकिन जो 7 जो एक्स ऑफिसर मेंबर है इनको कोई चूज नहीं करता, जैसे ही आप उस पद पे जाएंगे आप ऑटोमेटिक इसके चेयर मेंबर बन जाएंगे। तो ये 7 लोग हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे जो एक्स ऑफिसर मेंबर है। अब ये C+5 इनको अपॉइंट कौन करता है या इनको नॉमिनेट कौन करता है? जो C+5 को नॉमिनेट करते हैं 6 लोग। कौन? 6 मेंबर की कमिटी बनती है और इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। जो C+5 है उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे 6 लोग। 6 लोग कौन कौन है? एक तो प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर लोकसभा का, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउस, मतलब लोकसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा का भी, और यूनियन होम मिनिस्टर। ये 6 लोग कौन कौन? PM, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो ये 6 लोग हैं ये 6 लोग हैं जो एडवाइस देंगे। किसको एडवाइस देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट इन 6 लोगों की एडवाइस से 6 + 5 मेंबर को चुन लेगा। बस आपको याद रखना है। चुने कितने मेंबर जाते हैं? तो देखा जाता है C+5 मतलब 6 ही मेंबर चुने जाते हैं। 6 मेंबर को कौन चुनेगा? 6 ही लोग चुनते हैं। ऐसे आप रफली ध्यान रख सकते हैं, 6 मेंबर को 6 लोग चुनते हैं। सही है एकदम। और इन 6 जो मेंबर हैं इनमें कौन होनी चाहिए? एक वोमेन होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 7 इसके एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, 7 में से एक पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी वाला भी होता है जो चीफ कमिश्नर होता है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया। इनका टर्म कितना होता है? पहले 5 साल लगभग होता था, लेकिन अब 3 साल कर दिया गया। तो ये एक्सेप्शन है, अभी चेंज करा गया 3 साल या 70 साल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते, नो रीअपॉइंटमेंट, लेकिन री एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। री एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी और डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। नॉट एलिजिबल फॉर री अदर एम्प्लॉयमेंट। तो ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते और प्रेसिडेंट इनको कभी भी निकाल सकता है अगर ये सारे काम करेंगे। तो आप पढ़ सकते हैं, ये तो सबके लिए कॉमन होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें जो पूछा जाएगा वो इसका कंपोजिशन पूछा जाएगा, तो आप प्लीज कंपोजिशन याद रखेंगे। कंपोजिशन में फिर कौन उनको अपॉइंट करता है वो याद रखेंगे, और एक्स ऑफिशियल मेंबर याद रखेंगे, और कितने साल के लिए होता है ये याद रखेंगे। 4 चीज आप याद कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कहीं लिख लीजिए। वेरी ऑलरेडी यूपीएससी 4 बार पूछ चुका है, तो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, जापान के PM ने भी क्विट कर दिया। तो यार ये थोड़ा अजीब सा लगा कि मतलब इतना अच्छी डेमोक्रेसी लग रहा है, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि मतलब एक PM की हेल्थ खराब है तो ताकि लोगों का बुरा ना हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं क्या बोलूँ हम बोलते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बस जस्ट इमेजिन करिए कि इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ है क्या कि किसी ने हेल्थ के चलते हुए किसी PM ने बताइए इस्तीफा दिया। तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अभी शिंजो आबे जो हैं, जो हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हेल्थ रीजंस की वजह से। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो PM है शिंजो आबे साहब, वो जापान के PM नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज 19 अफ्रीकन फीवर एपिसेंटर इन मेघालय। तो अभी हमें ये सिर्फ नहीं जानना कहाँ कहाँ हुआ है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो एक एनिमल डिजीज है, बस आपको ये ध्यान रखना है, एनिमल डिजीज है। ये ह्यूमन बींग्स को नहीं हो सकता है, ह्यूमन बींग्स को नहीं होता है, ये मेनली पिग्स को होता है, पिग्स को होता है। ये सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था और इसका कोई क्योर नहीं है। अगर किसी को हो जाएगा तो उसकी डेथ हो ही जाती है, मॉर्टेलिटी रेट इसकी 100% है, लेकिन ह्यूमंस को होता नहीं है, एनिमल्स को होता है। ये ध्यान रखेंगे। नो ट्रांसमिशन, नो थ्रेट टू ह्यूमन बींग सिंस इट्स ओनली स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू अनदर एनिमल। एनिमल से एनिमल में फैल जाता है मेनली। देखिए बंद हो गया पेन, ये तो आदत है भाई हमारे पेन की एनिमल से एनिमल फैल सकता है, लेकिन किसी भी ह्यूमन बींग में नहीं जाता है, केवल मेजरली पिग्स में होता है तो बस इसमें ये ध्यान रखना और कुछ याद नहीं रखना। सो नेक्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट टू डाइवर्स्ट 15% स्टेक इन हेल। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ये ओनली है
एक ही एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर है जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है इन इंडिया में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट ने अपने 15% स्टेक्स बेच दिए हैं। क्या पहले भी 2018 में इसने आईपीओ करा था, आईपीओ। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा आईपीओ, फिर आपने पढ़ा होगा एफपीओ, ये बहुत सब आता है। इसमें भी देखिए कहीं लिखा हुआ है, देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स इन 2018 में करा था, तो अपने 10% स्टेक बेच दिए थे थ्रू आईपीओ। तो ये मेरे नोट्स का ही पेज है, अगेन मैं डाल दिया, आप लोग पसंद कर रहे हैं तो अभी बताइएगा आज का कैसे नोट्स लग रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आईपीओ क्या है। जैसे अगर कोई कंपनी है, उसको अपने शेयर बेचने पहली बार अगर किसी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं तो कैसे बेचेगी, वो आईपीओ के थ्रू बेचेगी। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अगर कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम अगर पब्लिक को कोई शेयर बेचती है तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। बस आपको रफली याद रखना है, फर्स्ट टाइम अगर पब्लिक को शेयर बेचेगी तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ होता है जैसे एक आईपीओ के लिए ऑलरेडी पहली बार कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा ऑन स्टॉक एक्सचेंज में। आईपीओ के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, लिस्ट होना पड़ेगा। एक बार कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, उसके बाद अगर वो अपने शेयर बेचती है दोबारा तो उसको बोलेंगे एफपीओ। पहले क्या होगा? आईपीओ होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होगी, पहली बार शेयर बेची जाएगी, पहली बार कंपनी स्टॉक लिस्ट पे रजिस्टर्ड होगी। फिर दोबारा अगर कंपनी चाहे फ्रेश अगर शेयर बेचना चाह रही है, लेकिन वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गई है आईपीओ के टाइम पे, उसके बाद अगर वो शेयर बेचना चाहती है तो उसको हम बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। तो वो यहाँ लिख रहा है एफपीओ आर द ऑफरिंग्स आफ्टर वी डन आईपीओ। जब आईपीओ हो जाता है उसके बाद हम एफपीओ करते हैं। इन एफपीओ देयर आर 2 केसेस। एफपीओ में 2 केसेस होते हैं। एक क्या होता है? अगर हम ऑफर करते हैं नया शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अगर हम एकदम न्यू शेयर ऑफर कर रहे हैं, एकदम नया शेयर है किसी कंपनी का, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब ऑलरेडी उस बंदे ने इस कंपनी के स्टॉक्स उठा रखे हैं, उसी बंदे को अगर हम नया शेयर दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं राइट इश्यूज। क्या बोलते हैं? ये यहाँ एक लाइन है, बस आप इसको लिखिएगा। इफ वी ऑफर न्यू शेयर, अगर हम कोई नया शेयर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब उस शेयर होल्डर को जिसके पास हमारे ऑलरेडी शेयर्स हैं, उसको देते हैं तो उसको बोलते हैं राइट इश्यूज। लेकिन अगर वो किसी भी पब्लिक के द्वारा दिए जा रहे हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं दे रहे, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। तो आपको 2-3 चीज ध्यान रखनी है। आईपीओ क्या होता है? जब हम पहली बार किसी को स्टॉक देते हैं तो उसको बोलते हैं आईपीओ। एफपीओ हम दूसरी बार देते हैं, आईपीओ के बाद हम एफपीओ करते हैं। अगर हम पहले से कोई हमारा शेयर होल्डर है, अगर उसको हम शेयर दे रहे हैं अपना दोबारा से, तो उसको हम बोलते हैं राइट इश्यूज। तो ये 3 वर्ड हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज राइट इश्यूज, व्हाट इज आईपीओ, व्हाट इज एफपीओ, डायरेक्ट एग्जाम में होता है। तो इसमें आपको मीडिएटर नहीं जानना है, बस आपको ये 3 चीज जाननी है। फिर इसमें एक बात हुई है ऑफर फॉर सेल की बात हुई, ये भी एक चीज होती है। तो ऑफर ऑफ सेल भी मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। देखिए, अब आईपीओ और ऑफर ऑफ सेल में फर्क क्या होता है? अभी मैंने आईपीओ तो बताया क्या होता है, अब ऑफर ऑफ सेल भी बता देता हूं। देखिए, आईपीओ होता है अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट करती है पहली बार अपने को स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं पहले से कंपनी में। फिर दूसरा क्या है? ये पहली बार देती है आईपीओ, मैंने आपको बताया। ये ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है? एक बार ऑलरेडी किसी के पास शेयर है तो वो शेयर एक दूसरे को बेचते रहते हैं और फिर खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं और खरीदते रहते हैं। वही शेयर घूमता रहता है, लेकिन कोई नया शेयर नहीं आता। तो ओएफएस ये होता है। फिर कंपनी सेल करती है न्यू और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें तो डायल्यूट करते हैं स्टेक्स बस। फिर इसमें फुलफिल करता है जितना भी सेबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इतना आप डिटेल में मत जाइए, और ये सब बहुत डिटेलिंग की चीज हो गई। आप बस इतना याद रखिएगा जितना मैंने शॉर्ट बताया, आपका काम हो जाएगा। फिर आज का क्वेश्चन ये है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इनको रिलीज कौन करता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप पूछेंगे तो मैं इनका भी एक डिफरेंस बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई में बोल देता है किसका सबसे ज्यादा शेयर है। डब्ल्यूपीआई में 3 चीज होती हैं, तो सबसे ज्यादा शेयर होता है वो प्राइमरी मार्केट्स का होता है, फिर उसके बाद ऑयल आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है, ऐसे होता है। 3-4 चीजें होती हैं। तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे को बताएंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इनको रिलीज कौन करता है? दोनों को अलग अलग लोग रिलीज करते हैं, मैं ये बता देता हूँ। एक आदमी रिलीज नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन दोनों को अलग अलग रिलीज करता है। यार इतना ईजी क्वेश्चन है, अगर आप नहीं आंसर दे रहे हैं तो आपका मतलब बहुत ही आप जीरो में, क्योंकि अगर आपको आता है और आप तब नहीं दे रहे तो गलत बात है। नहीं आता तो भी आप लिख दीजिए सर नहीं आता। यार बुरा लगता है, मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, ये शायद 2 महीना होने को आ गया, एक दिन भी आप बताइए मैंने लेक्चर मिस करा हो तो? नॉट अ सिंगल डे, एक दिन नहीं लेक्चर दिया है, क्योंकि उस दिन द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है। अगर कोई बोले सर आपका एक दिन नहीं आया, उस दिन आप जाके देख सकते हैं द हिंदू पब्लिश ही नहीं हुआ है, वरना मैं 2 मंथ से विदाउट एनी डे लीव आपको डेली लेक्चर दे रहा हूँ।
और मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं ये आप लेक्चर 15 या 20 मिनट का सुन लेते हैं तो 15-20 मिनट में काम हो जाता है, कम से कम इसके लिए 2 से 3 घंटा लगता है। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अपना पढ़ाई से टाइम निकाल के ये बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा ये फुल टाइम जॉब है। चलिए कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट यूज दिस आर ओवर। कल का आंसर था इराक। बहुत लोग बोल रहे हैं सऊदी, तो यस सऊदी अरेबिया भी कह सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में रिसेंटली इन अप्रैल मई सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इराक हो गया। इराक इसलिए भी हम आंसर टिक करके आएंगे एग्जाम में क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी हमारा इराक बोलता है, तो हम अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट ही जा सकते हैं। हर महीने कुछ चेंज होगा तो ऐसे काम नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में आएगा तो सबको इराक आंसर टिक करिएगा, आपका आंसर ठीक माना जाएगा क्योंकि ऑफिशियली होना चाहिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्टडी फंडा को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, ऑलरेडी हमारे 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अच्छा यार, वहाँ पे आपको इतनी सी एक पिक होती है और पिक से हमारे ज़्यादा दिमाग ध्यान में रहता है। मैं भी अपने क्यों लगाता हूँ ये जितने मेरे नोट्स के पेज हैं, ताकि आप एक क्लिपिंग आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं चाहूँ तो उनको लिख भी सकता हूँ लाइन वाइज, लिखने में भी कुछ नहीं जाएगा, 1 मिनट एक्स्ट्रा चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं पिक इसीलिए लगाता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रिमेंबर कर सकें। और जो मेरे को चाहे वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, शिवम _ त्यागी _ तो मेरे को भी कर सकते हैं यार चाहे तो लेकिन स्टडी फंडा को प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। और यार थोड़ा मोटिवेट रखा करिए यार मेरे को भी यार, आप लोग तो मोटिवेट रहिए, एक लाइक दिया करिए और एक कमेंट, और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाइए। 209 सीटें, 209 209 चलिए टेक केयर, बाय बाय।